मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हैं अभी। मॉनेटरी पॉलिसी इज बेसिकली अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टूल used by the central bank, मतलब in case of India by the RBI, to affect the total money supply, the credit availability and the interest rate which are prevailing in our country, which in turn basically affects the level of inflation in our country. मतलब अगर आसान भाषा में समझे तो monetary policy uses many macroeconomic policy tools in order to balance or control the inflation rate in our country. अभी ये कौन से टूल्स से आगे देखेंगे, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इट हैज़ सम ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, उसमें आते हैं जैसे कि टू स्टेबलाइज करेंसीज एक्सचेंज रेट, टू एंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सबसे इम्पोर्टेंट टू कंस्ट्रेन इन्फ्लेशन, फिर टू एंश्योर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इज देयर एंड टू ऑल्सो हैव एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कंडीशंस इन आवर कंट्री, ठीक है। तो इसमें ही कॉन्सेप्ट है क्रेडिट पॉलिसी का। क्रेडिट पॉलिसी इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ओनली विच डील्स विद हाउ मच एंड एट व्हाट रेट द क्रेडिट इज एडवांस्ड बाय द बैंक्स, मतलब बेसिकली किस रेट पर बैंक्स क्रेडिट अवेलेबल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मॉनेटरी पॉलिसी से मैनेज होगा, मतलब आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वो सब डिटरमाइन करती है, उस हिसाब से बैंक्स अपने रेट्स डिटरमाइन करते हैं, उस हिसाब से कितना क्रेडिट अवेलेबिलिटी मिल सकता है लोगों को वो मैनेज होता है, ठीक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आता है। मतलब बेसिकली आप जो लोन्स लेते हो कार के लिए या फिर घर के लिए, वो उसके जो कौन से रेट पे मिलेगा वो सब अफेक्ट होता है बाय द अंडरस्टैंडिंग और implementation through various methods of monetary policy, ओके जिसको मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन बोलते हैं। बेसिकली मतलब आरबीआई कोई डिसीजन लेगा, समझो रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट का, तो वो अफेक्ट करेगा बैंक जिस रेट पर आपको लोन दे रही है, ठीक है। तो इवेंचुअली जो कस्टमर लोन ले रहा है मतलब आप, तो इवेंचुअली आप समझ रहे हो आरबीआई का डिसीजन कैसे आपको अफेक्ट करता है कि आप किस रेट पर लोन लोगे या फिर किस रेट पे लोन रीपेमेंट करोगे। सो दिस ऑल इज पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम। तो अभी बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी इधर एक्सपेंशनरी और इट कैन बी कॉन्ट्रैक्शनरी, ओके। सो अगर कॉन्ट्रैक्शनरी देखेंगे, इन कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज व्हेन द टोटल मनी सप्लाई, ओके, द टोटल मनी सप्लाई इज रिड्यूस्ड बाई टाइटनिंग कंडीशंस, कि हम इकोनॉमी के थोड़ा सा टाइट कर देंगे, ठीक है। तो एग्जांपल इसमें जैसे कि टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, तो समझो आपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, सो वो क्या करेगा, अगर वो टाइम इन्फ्लेशन चल रहा है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अभी इन्फ्लेशन मतलब क्या, बेसिकली इन्फ्लेशन इज बेसिकली परसिस्टेंट राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये इशू क्यों आता है, देखो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, कोई भी ये कॉन्सेप्ट है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये इन्फ्लेशन वगैरह, सबका बेसिक रूट प्रॉब्लम क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई गैप, ओके। तो अभी अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मतलब कहीं पे तो डिमांड साइड से या फिर सप्लाई साइड से इशू हो रहा है, परसिस्टेंट राइज हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो कहीं पे तो रोक लगाना पड़ेगा। तो ये थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी आप अगर समझो टाइटनिंग कंडीशन कर दोगे थोड़े एरियाज़ पे, जैसे कि आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो कुछ जगहों पर डिमांड कम हो जाएगी, कुछ जगह पर सप्लाई कम हो जाएगी, या जहाँ पे सप्लाई की ज़रूरत है वहाँ पे थोड़ा सी मैनेज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा बैलेंस आने तक ये आरबीआई क्या करती है, वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर टाइटनिंग कंडीशन यूज़ करती है, मतलब इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ाती है। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाता है कि हाँ पापा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है, डिमांड सप्लाई थोड़ा सा बैलेंस हो गया है, देन नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशंस आगे चलते हैं, फिर वो वापस इंटरेस्ट रेट नॉर्मल कर देती है। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शनरी। दूसरा पार्ट है एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या होता है, व्हेन द टोटल मनी सप्लाई इज इंक्रीज्ड
okay, when the total money supply is increased in order to beat the recession, okay, मतलब इकोनॉमी में पैसा बढ़ा दिया जाता है इन ऑर्डर टू बीट व्हाट रिसेशन एंड स्लो डाउन, ओके, एंड ऑल्सो टू फाइट अनएम्प्लॉयमेंट। इसका एग्जाम्पल क्या है? बाय रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट। अभी मैंने जो एग्जाम्पल हम लोग ने अभी कॉन्ट्रैक्शनरी में देखा था, इसका ऑपोजिट ही है, बाय रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मनी सप्लाई, लिक्विडिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है मार्केट में, तो गवर्नमेंट भी कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स जैसे कि भारतमाला प्रोजेक्ट्स, सागरमाला प्रोजेक्ट्स ऐसे लाते हैं। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी ज़रा ज़्यादा चलती है, उससे हम रिसेशन या फिर स्लो डाउन में से बाहर आने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में केनीसियंस स्टिमुलस जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके अंडर मनी सप्लाई बढ़ा दी जाती है ताकि ये सब चीज़ें जैसे कि रिसेशन एंड स्लो डाउन मैनेज हो, और मतलब ये एक्सपांशनरी में है, और कॉन्ट्रैक्शनरी में इन्फ्लेशन मैनेज होने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक दो टाइप थे जहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ की जाती है। मतलब समझा ना, लिक्विडिटी कैसे बढ़ेगी, समझो एक्सपांशनरी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने बोला कि आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करते हो, तो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो गया तो लोग क्या करेंगे, बहुत लोन लेंगे। समझो बिजनेसमैन है कोई, तो वो इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो वो ज़्यादा लोन लेगा तो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, फिर मतलब इकोनॉमी उस हिसाब से प्रॉपर रूटीन पर आ जाएगी। तो ये फिलॉसफी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी एंड एक्सपांशनरी पॉलिसी के पीछे है। ये दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो हिस्टोरिकली ना, मॉनेटरी पॉलिसी वाज अनाउंस्ड ट्वाइस पर ईयर अर्लियर, दो टाइम पे। एक तो था फॉर बिजी सीजन जो होता है मतलब अक्टूबर टू मार्च में, एंड फॉर स्लैक सीजन जो अप्रैल टू सितंबर में होता है, okay, these two seasons are based on agricultural cycle, but after 2014 monetary policy जो है it has become more dynamic, okay, after especially the recommendation of Urjit Patel committee, after which RBI has decided to announce monetary policy every 2 months, that is वो बाई मंथली हो गई है, ठीक है। मतलब ये मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट बाई मंथली देते हैं अभी, कि इसमें क्या आता है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, MSF क्या है, वो सब उसके अंडर आता है। तो वो पर 2 मंथ्स देते हैं। बेसिकली जैसे मैंने पहले बोला था डेफिनेशन में कि वो कुछ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स यूज़ करते, तो इसके एग्जाम्पल से कुछ जैसे कि द टूल्स अवेलेबल फॉर द सेंट्रल बैंक इन ऑर्डर टू अचीव मॉनेटरी पॉलिसी गोल्स आर, एक तो है मैनेजिंग बैंक रेट, दूसरा है सेटिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशोज़, मतलब रिजर्व रेशोज़ लिमिट्स उस पर सेट करने के, जैसे कि SLR की लिमिट, CRR की लिमिट, ठीक है, वो आगे देखेंगे। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस को मैनेज करना वो है। फिर छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि मॉरल सुएशन की मेथड है, फिर फॉरेक्स मैनेजमेंट है, फिर अदर छोटे टूल्स, अलग अलग इनोवेटिव टूल जैसे कि स्वैप फैसिलिटी है RBI की, कि डॉलर से रुपीज़ में कन्वर्ट करके बैंक्स यूज़ कर सकते हैं, बाद में वो रिटर्न करेंगे। मतलब जो फॉरेक्स जो रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, उसमें से यू कैन कन्वर्ट इट इनटू रुपीज़ एंड देन यूज़ इट, जनरेट इकोनॉमी एंड देन रिटर्न इट बैक टू RBI। तो ये हो गया स्वैप फैसिलिटी, डॉलर से रुपीज़, रुपीज़ से डॉलर्स, तो उसको इसके लिए उसको नाम स्वैप दिया गया है, ठीक है। एक्सेट्रा और बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी सब में डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर से बड़ी बड़ी चीज़ें देखेंगे, बाकी तो सब करंट अफेयर में कवर होता ही रहता है। अभी बैंक रेट क्या है, देखो बैंक रेट इज़ बेसिकली अ रेट एट विच RBI लेंड्स लॉन्ग टर्म टू द कमर्शियल बैंक, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जैसे रिक्वायरमेंट हो। एनी रिविजन इन दिस रेट मतलब बैंक रेट में बाय RBI कॉजेस बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, ओके। जो मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर RBI कोई रेट्स चेंजेस करेगी तो बैंक अपने लोन के
इंटरेस्ट रेट में चेंजेस करेगी। ओके, अपने बैंक के सेविंग्स पर कितना इंटरेस्ट मिलता है, या फिर फिक्स डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट मिलता है, या फिर लेंडिंग रेट, वो सब पे इफेक्ट पड़ता है आरबीआई की कोई भी डिसीजन का। तो उसको बोलते हैं, एंड इवेंचुअली जो बैंक का डिसीजन है, क्योंकि हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, हमारे पैसे वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, तो इवेंचुअली हम पर वो इफेक्ट आता है। तो इसको बोलते हैं आरबीआई से बैंक, बैंक से हम पर। तो दिस इज मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। बेसिकली ये जो बैंक रेट का कॉन्सेप्ट है, इन 2011 बैंक रेट वाज रिप्लेस्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एमएसएफ, मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओके, इट इज़ बेसिकली यूज्ड टू बोरो, this rate is used to borrow by the bank at a rate more than the repo rate when banks do not have required SLR with them, which are prescribed by RBI. So it is like a little bit more than the repo rate, so it is considered a little bit penal rate for, having a shortfall of CRR and SLR limits, which were prescribed by RBI by the banks, मतलब for the banks। क्यों ये कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब बैंक्स कैन यूज रेपो रेट ओनली फॉर द सिक्योरिटीज इट होल्ड्स। ओके, एंड और जब यहाँ पे शॉर्टफॉल आ जाता है तो एमएसएफ का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आप यू कैन, इट इज़ अ विंडो थ्रू विच द कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई बट एट अ रेट विच इज़ मोर देन अ रेपो रेट। सो देयरफॉर यहाँ पे क्रेडिट थोड़ा कॉस्टली बन जाता है। ठीक है, जो आपके पास शॉर्टफॉल होता है एसएलआर का वगैरह। ठीक है, तो अभी बैंक रेट का कॉन्सेप्ट मैंने बस समझाया, पर अभी बैंक रेट वैसे यूज़ नहीं किया जाता, उसको एमएसएफ वगैरह बोला जाता है। फिर रेपो रेट से एमएसएफ है। रेपो रेट्स बेसिकली जब आप वो बराबर लिमिट्स में है, मतलब एसएलआर एंड सीआरआर के जो रिक्वायरमेंट्स है वो बैंक प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, तो यू कैन यूज़ रेपो रेट। अगर वो ब्रीच हो या वहाँ पे शॉर्टफॉल आने लग गया तो भी आपको, मतलब एक लिमिट वो बराबर रहनी चाहिए। इसके लिए बैंक के डेली काम के लिए यू हैव टू बोरो फ्रॉम आरबीआई कंटिन्यूसली ना, तो इसके लिए वहाँ पे फिर एमएसएफ का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो इट एक्ट्स एज अ पीनल रेट, क्योंकि उसका रेट इज़ मोर देन द रेपो रेट। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतना समझ लो ऊपर से। फिर नेक्स्ट है रेपोज क्या है। अभी ये जो रेपो बोल रहे हैं हम लोग, इट इज़ बेसिकली रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, it is basically a transaction in which two parties agree to sell and repurchase same security, okay, after a certain period at a mutually decided future date and a price। मतलब इसमें एग्जांपल क्या है, यहाँ पे रेपोज कहाँ पे यूज़ होता है। आरबीआई लेंड्स ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस टू बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटीज, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह उस पर, मतलब बेसिकली जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स विच आर अप्रूव्ड बाय आरबीआई, एग्जांपल उसमें आते हैं टी बिल्स या फिर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़। वो कौन से आगे चैप्टर में देखेंगे, अभी बस इतना याद रखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स। सो ये क्या है, अभी ये समझा। रेपो रेट कहाँ पे लगता है, जब बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आरबीआई से पैसा बोरो करता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे। ठीक है, अगर वहाँ पे मतलब बैंक्स को यूज़ करने के लिए पैसा कम पड़ रहा होगा तो बैंक्स बोरो करती हैं, एंड फिर इट यूजेस, वो लोन वगैरह देते लोगों को, एंड देन उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, लोन रीपेमेंट, इंटरेस्ट, उनके इन्वेस्टमेंट यहाँ वहाँ से वो वो पैसा जनरेट करते हैं, एंड दे रीपेड बैक टू आरबीआई, ओके, ऑन फिक्स डेट एंड फिक्स प्राइस अगेन। तो इस तरीके से ये इकोनॉमी चलती है। तो जब आरबीआई, मतलब बेसिकली समझा, जब बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लोन लेते हैं आरबीआई से, मतलब व्हेन आरबीआई लेंड्स ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस टू बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, उसको रेपो रेट बोलते हैं। एंड उल्टा, इसका उल्टा मतलब व्हेन आरबीआई बोरोज फ्रॉम द मार्केट, ओके, अगर आरबीआई खुद पैसा मार्केट में से बोरो कर रहा है, जैसे भी रिक्वायरमेंट हो, जो पहले मैंने समझा एक्सपेंशनरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, उसके हिसाब से अगर आरबीआई को बोरो करना है मार्केट में से लिक्विडिटी मैनेज वगैरह करने के लिए,
तो यहाँ पे इट इज कॉल्ड एज रिवर्स रेपो रेट. ओके, रिवर्स रेपो रेट विच इज जनरली 0.25% बिलो द रेपो रेट, जिसको मतलब 0.25% मतलब 25 बेसिस पॉइंट बोलते हैं उसको. ओके, एंड इन जनरल याद रखना 1% मतलब 100 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट मतलब 0.5%. तो ये जो रिवर्स रेपो एंड रेपो जो दोनों भी ट्रांजैक्शन दे कैन बी डन ओनली इन सिक्योरिटीज अप्रूव्ड बाय आरबीआई, जैसे कि टी बिल्स एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा. मतलब जो अप्रूव्ड बाय आरबीआई उनमें ही ये ट्रेडिंग हो सकता है. रेपो रेट इज ऑल्सो जनरली कॉल्ड एज पॉलिसी रेट. सो बेसिकली ये जो दोनों रेपो या फिर रिवर्स रेपो रेट के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, दे आर मेंट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ लिक्विडिटी इन आवर फाइनेंशियल मार्केट. ओके, लिक्विडिटी मैनेज करना, जो मैंने पहले समझा, एक्सपांशनरी पॉलिसी जहाँ पे पैसा बढ़ा दिया जाता है मार्केट में, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी जहाँ पे मॉनेटरी टाइटनिंग करने के बाद पैसा थोड़ा कम किया जाता है ताकि कंट्रोल रहे इन्फ्लेशन पे, या फिर जब एक्सपांशनरी में एज आई सेड वहाँ पे जब स्लो डाउन आता है तो वहाँ पे थोड़ा और मार्केट में पैसा आएगा तो मार्केट थोड़ा सा अच्छे से चलेगा, इसके लिए फिर इकोनॉमी प्रॉपरली चलेगी, उस हिसाब से एक्सपांशनरी पॉलिसी होती है. तो ये दोनों को मैनेज करने के लिए मतलब बेसिकली एडजस्टमेंट ऑफ लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट. तो यहाँ पे रेपो एंड रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे. बाय हाउ डू दे प्ले इट? बाय मैनेजिंग बेसिकली द लेंडिंग एंड द बोरिंग ऑपरेशंस. क्योंकि एक्चुअली ये जो आप जनरली 10 रुपये का कुछ लेते हो वगैरह, उससे बहुत बड़े लेवल के चेंजेस नहीं होते. सबसे बड़े लेवल के चेंजेस डेली बेसिस पे तो ये आरबीआई के और जो कमर्शियल बैंक, शेड्यूल बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, इनमें इतने बहुत बड़े लेवल के ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं. तो ये बेसिकली एट अ लार्जर लेवल ये डिटरमाइन करते हैं कि बाबा अभी मार्केट में लिक्विडिटी कितनी है. मार्केट जो मैं बोल रहा हूँ उसको स्टॉक मार्केट ना समझिए. मार्केट मतलब बेसिकली जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ओके, कंट्री में जो भी बेसिक फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है बैंक्स के थ्रू. ओके, आप लोन्स वगैरह जो भी लेते हो तो आपके पास इन जनरल मतलब बेसिकली जो टोटल मनी सप्लाई है उसको मैं बोल रहा हूँ, वो मैनेजेबल रहना चाहिए. वरना इन्फ्लेशन या फिर ये कम हो गया तो ज़्यादा हो गया, तो अगर उसमें इम्बैलेंस आ गया ना तो इन्फ्लेशन, रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे इश्यूज आते हैं. तो इनको मैनेज करने के लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे. तो अगर आपको एग्जांपल लेना है, मतलब समझो अगर आप चलो अभी 2021 लेते हैं, तो बेसिकली आफ्टर कोविड क्राइसिस रेपो रेट जनरली ये पीरियड में 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.25% है, थोड़ा ज़्यादा मतलब काफ़ी कम है उस हिसाब से. एंड MSF जो है इट इज़ नियरली 4.25%, मतलब देख रहे हो रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है MSF 4.25%. और रिवर्स रेपो रेट जनरली 25 बेसिस पॉइंट कम रहता है. पर आप ये स्टैंडर्ड रख कर ही चलो, रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट कम रिवर्स रेपो रेट रहेगा एंड 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा MSF रहेगा. तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो उसमें ऊपर नीचे चलता रहता है. एज़ पर RBI वो डिसाइड करती है कि कैसे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन से, उस हिसाब से. अभी ये तो कोविड-19 के टाइम की बात हुई, पर अगर 2017 की बात करें तो वो टाइम पे रेपो रेट नियरली 6% था और रिवर्स रेपो रेट नियरली 5.75% था एंड MSF वॉज नियरली 6.25%. तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड्स इस रेंज में चलता रहता है. MSF जो होता है मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इट यूजेस कोलैटरल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग SLR ऑल्सो. मतलब आप जो कोलैटरल देते हो ना, मतलब कहीं से भी लोन लेते हो, कोई भी एक रेट पे
MSF के रेट पे आप एक समझो लोन ले रहे हो, ओके, फ्रॉम RBI, तो उसमें ट्रांजैक्शन में आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर SLR भी रख सकते हो कोलैटरल में, पर उस पर भी लिमिट है कितने लेवल तक, वो अभी इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं ना कि कैसे इकोनॉमी चल रही है, यहाँ से वहाँ पैसा जा रहा है और इकोनॉमी में ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। कौन सा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके वजह से टोटल मनी सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ता है, एक्सपांशनरी पॉलिसी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी हो जाती है, अगर ये दोनों हो जाते तो इवेंचुअली इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, इन्फ्लेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, रिसेशन पे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन सिर्फ समझना है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। वैसे तो डिटेल में हज़ारों चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आपको समझ में आ ही जाएगी। यहाँ पे हम लोग ऊपर ऊपर से बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और बाकी तो करंट अफेयर वगैरह चलता ही रहता है। जनरली प्रीलिम्स में या फिर मेंस में भी बेसिक कॉन्सेप्ट एंड ज़्यादा करके अगर पूछ लिया तो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी देखते हैं एंड करंट अफेयर्स से कुछ फैक्ट्स वगैरह वगैरह पूछ लेते हैं, यहाँ से भी पूछ लेते हैं स्टैटिक पार्ट में से भी, पर अभी बहुत डायनामिक हो गया है UPSC का इकोनॉमी का पार्ट एटलीस्ट, ठीक है। तो वो ऐसा डिटरमाइन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि बाबा कहाँ से पूछ लेंगे। तो इस बेटर कि आप पूरा अंडरस्टैंडिंग रखो इकोनॉमी का, तो उसमें से कुछ समझा, जितना समझा उतने से आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। देखो हर चीज़ में एक पैटर्न होता है, आपका काम है बस वो पैटर्न समझना, नॉट जस्ट पढ़ाई के बारे में बात करो, इन जनरल भी बस वो पैटर्न समझो, फिर अगर आपका लक है तो आप एग्ज़ाम पास हो जाओगे, अगर आपका लक नहीं है तो नहीं होगे, शायद आप किसी और चीज़ में जाओगे, लाइफ तो चलती ही रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली MSF समझा, मतलब इट इज़ अ स्पेशल विंडो यूज्ड to borrow money especially for commercial banks from RBI when they have acute cash shortage or anything like that, okay. And MSF is only used mostly by scheduled banks, और MSF ज़रूरी भी है क्योंकि MSF की विंडो इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज रेपो ऑपरेशन जो है ना, दे आर लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक पीरियड ड्यूरिंग अ डे। And as I said, you can under MSF you can use collateral of government securities including SLR. जब इमरजेंसी शॉर्टेज होता है तो जनरली बैंक्स MSF लेते हैं क्योंकि उनको एक्चुअली इमरजेंसी में लेना पड़ता है, क्योंकि उनको थोड़ा सा ज़्यादा रेट पे लेना पड़ता है ना, रेपो रेट से ज़्यादा रेट पे लेना पड़ता है इसके लिए। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिमिलर है LAF, ओके। LAF मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ओके। सो basically funds under LAF are used for day-to-day mismatch in the liquidity by the banks. अगर देखोगे तो यहाँ पे मिनिमम क्रेडिट लिमिट इज 5 करोड़ विच इज ओनली 1 करोड़ इन अंडर MSF, ठीक है। तो LAF के अंडर थोड़ी ज़्यादा है एंड मनी हियर इज लेंट एट रेपो रेट ओनली, एंड ठीक है। तो ये फ़र्क है MSF एंड LAF में कि क्योंकि MSF में तो इट इज़ एट हायर देन रेपो रेट एंड LAF के अंडर इट इज़ एट रेपो रेट ओनली। और दूसरा फ़र्क ये है कि मनी अंडर LAF इट इज़ लेंट टू ऑल द क्लाइंट्स ऑफ RBI, ओके, ऑल RBI क्लाइंट्स, लाइक इसमें आते क्या है, बैंक्स है, NBFC है, डेवलपमेंट बैंक्स है, ओके, बाकी के गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, दे आर ऑल क्लाइंट्स ऑफ RBI, ओके। और यहाँ पे भी कोलैटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। तो ये फ़र्क है MSF से, क्योंकि MSF के अंडर इट इज़ ओनली लेंड टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ओनली, और यहाँ पे LAF में तो बहुत सारी जगह पर इतने सारे क्लाइंट्स हैं, इन सबको लेंड कर सकते हैं। तो ये है लाइक मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हर सेक्टर में। अभी
अभी आप फाइनेंस सेक्टर देखो तो ये इतने सारी चीज़ें आती है, सिर्फ बैंक्स ही नहीं होते, बैंक्स ही नहीं, एनबीएफसी है, डेवलपमेंट बैंक्स है, कितने सारी चीज़ें, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, सॉरी यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट, हर जगह पर पैसे का मिसमैच ऊपर नीचे, अगर समझो दिन का बैलेंस शीट प्रॉपरली नहीं बन रहा तो उसको मिसमैच को प्रॉपर मैनेज करने के लिए, ताकि वहाँ पे इशू ना आए, इन्फ्लेशन वगैरह हो ना जाए, इसके लिए वो प्रॉपरली बैलेंस हो जाना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे टूल्स है, एमएसएफ है, एलएफ है, दे ऑल फॉर्म अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट्स का। ओके, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। ओके, मतलब क्या, बैंक्स कीप अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट, ओके, विच आर नॉट टू बी लेंट। तो इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है सीआरआर एंड दूसरा होता है एसएलआर। ओके, तो जो द डिपॉजिट इज kept in form of cash with RBI, okay, they are as per CRR, and दूसरा है which are kept with banks only themselves, okay, but they are RBI approved securities, इनको SLR बोलते हैं। मतलब समझा, कुछ पार्ट होता है वो आरबीआई के साथ रखा जाता है एंड इट इज़ इन कैश फॉर्म, उसको सीआरआर बोलते हैं। एंड कुछ पार्ट होता है जो बैंक्स खुद के पास ही रखते हैं, जो बेसिकली आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ होते हैं, उसको एसएलआर बोलते हैं। और इनके जो लिमिट्स होते हैं दे आर पीरियडिकली चेंज्ड बाय आरबीआई। तो मॉनेटरी पॉलिसी के वक्त तो उनके लिमिट्स वगैरह डिटरमाइन करती रहती है आरबीआई, चेंजेस लाते रहते हैं ताकि उसके हिसाब से मनी सप्लाई एंड टोटल मार्केट मैनेज हो। सो बेसिकली ये जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है दे आर डिज़ाइन टू सेटिस्फाई वेरियस नीड्स, जैसे कि लाइक प्रोवाइडिंग लोन्स टू गवर्नमेंट, फिर दूसरा है सेफ्टी ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन मेंटेन रहे, फिर है रेगुलेशन ऑफ लिक्विडिटी रहे, फिर ऑल्सो मैनेजमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, चेकिंग स्पेक्यूलेशन, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। तो वही चीज़ें हैं जैसे मैंने अभी इतना सारा एक्सप्लेन किया, जो कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन वगैरह ऊपर नीचे हो सकता है, या फिर रिसेशन के वक्त क्या करते हैं। तो ये सब में ना कि कितना पैसा एसएलआर सीआरआर में है वो भी इसमें एक रोल प्ले करता है, ताकि क्योंकि क्या होता है कि ये पैसा जो है वो बैंक्स लेंड नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब वो उनके पास ही रखना पड़ता है, वो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है, आरबीआई के रेगुलेशंस है उनके ऊपर, ठीक है, मोर स्पेसिफिकली आरबीआई के रेगुलेशंस है उनके ऊपर। ताकि क्या है, अगर मैंने पहले भी समझाया, अगर बहुत ज़्यादा ही पैसा मार्केट में हम लोग ने ओपन कर दिया, सबके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे आ गया, तो हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन आ सकता है, रिसेशन में जा सकते हैं। तो वो सब इश्यूज़ को मैनेज करने के लिए तो ये परसेंटेज डिटरमाइन करती है कि कितना एसएलआर, कितना सीआरआर रहना चाहिए बैंक का, वो आरबीआई टाइम टू टाइम डिटरमाइन करती रहती है। किसी भी तरीके से क्या बोलते हैं, इकोनॉमी हर्ट ना हो, इस सब पर ध्यान दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा बैलेंस्ड रहे। क्या है, अगर बहुत ज़्यादा पैसा रह गया बैंक के पास तो बैंक बहुत कम पैसे पे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा, ठीक है, तो क्या होगा कि रिटर्न उतना नहीं आएगा शायद, तो इसकी वजह से इकोनॉमी का चर्निंग इश्यूज़, वापस वो इन्फ्लेशन, रिसेशन आ सकता है। तो सब कुछ बहुत ही बैलेंस्ड वे में मैनेज रहना चाहिए। एफिशिएंट ग्रोथ, जो हम लोग को ग्रोथ रखनी है, प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ रखने के लिए, तो ये सारे फैक्टर्स को एक प्रॉपर बैलेंस में रखेंगे तभी वो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इसमें से एक भी फैक्टर ऊपर नीचे हो गया तो ग्रोथ नीचे डिसेलरेट हो सकती है। तो ये बेसिकली क्या है, दीज आर रेगुलेशंस फॉर मिनिमम रिजर्व्स दैट ईच बैंक मस्ट होल्ड एज अ पार्ट ऑफ इट्स डिपॉजिट्स। जो बैंक को डिपॉजिट्स मिलते हैं उनमें से, मतलब आप जो बैंक में डिपॉजिट करते हो उसमें से बैंक को सीआरआर एंड एसएलआर अलग से, मतलब वो मतलब बैंक का ही पैसा होता है पर उसमें से उतना पार्ट अलग रखना पड़ता है बैंक को। बैंक कैन नॉट यूज इट टू गिव मोर लोन्स टू पीपल। तो इसमें पहले हम लोग देखते हैं एसएलआर। एसएलआर मतलब statutory liquidity ratio, okay, it is basically a portion of time deposits
मतलब जो आप फिक्स डिपॉजिट्स रखते हो बैंक में वो, प्लस डिमांड लायबिलिटीज़ ऑफ द बैंक, मतलब सेविंग्स एंड करंट अकाउंट में जो आप पैसा रखते हो बैंक में वो, ठीक है। तो अगर करंटली देखोगे तो लिमिट 2021 में देखोगे तो SLR की लिमिट है 18% एंड CRR की लिमिट है 3%। ओके, सो बेसिकली SLR जो है उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इट इज़ टू एंश्योर सॉल्वेंसी ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है, कि बैंक खुद सॉल्वेंट रहे हमेशा। अगर उसने पूरा ही पैसा, समझो बैंक के पास 1,000 करोड़ रुपए है और 1,000 करोड़ के 1,000 करोड़ बैंक ने पूरा ही लोन दे दिया लोगों को, और उसमें से लोगों ने प्रॉपरली रिपे नहीं किया, तो पूरा बैंक डूब जाएगा। तो अगर बैंक डूब जाएगा तो वो बैंक में जो लोग पैसे रख रहे हैं, समझो आपके सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, तो वो उनके पैसे भी डूब जाएंगे। तो बैंक खुद ना डूबे इसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स लगाने पड़ते हैं RBI को, ठीक है, कि बाबा आप अपना सारा पैसा ही लोन में मत डालो, इतना पैसा खुद के पास रखो आपके स्टेबिलिटी के लिए भी, और इन नॉट जस्ट आपके बट इन जनरल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो पूरे देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे उसके लिए। ऐसे अगर हर बैंक डूबती जाएगी तो क्या चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। इसके लिए ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ते हैं। सो बेसिकली इट कंट्रोल्स द बैंक क्रेडिट एक्सपांशन, मतलब द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक कैन लेंड टू द पीपल। ऑल्सो इट मेक्स, जो एज ए सेड SLR एंड CRR के लिमिट की वजह से, SLR के खास करके, इट मेक्स द कमर्शियल बैंक टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ओके, एग्जाम्पल गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो SLR के अंडर आते हैं, तो ये SLR की बात चल रही है अभी, SLR को याद रखना। तो इट मेक्स द कमर्शियल बैंक टू इन्वेस्ट इन SLRs, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह, सो दैट गवर्नमेंट हैज़ एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फुलफिलमेंट ऑफ इट्स कमिटमेंट, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के पास भी खुद इतना पैसा रहता है कि वो अपने कमिटमेंट्स प्रॉपरली फॉलो करे, वो इन्वेस्टमेंट करे, वो उस पर प्रॉपरली रिटर्न्स लाए, ठीक है। तो उनकी भी इकोनॉमी प्रॉपरली चले, इन जनरल गवर्नमेंट की, एंड फिर बैंक्स की भी, एंड इवेंचुअली लोगों की भी। तो इस हिसाब से पूरा सिस्टम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ताकि जस्ट बैंक को फ़ायदा हो कि नहीं, खुद गवर्नमेंट भी हमेशा सॉल्वेंट रहनी चाहिए। गवर्नमेंट अगर सॉल्वेंट नहीं रहेगी तो वहाँ पे सॉवरेन डेट क्राइसिस हो जाएगा, जो हम लोग ने पहले इसके अंडर फिस्कल पॉलिसी के अंडर उस फिस्कल सिस्टम जो था उस लेक्चर के अंडर समझ के लिया है, ठीक है। मतलब फिस्कल सिस्टम इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन मॉनेटरी सिस्टम, इज़ डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल्स। तो ये तीनों सिस्टम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तीनों एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है, तीनों का स्टेबिलिटी इम्पोर्टेंट रहे। और जब मॉनेटरी सिस्टम एंड फिस्कल सिस्टम का स्टेबिलिटी रहेगा तब इंडिविजुअल्स का ग्रोथ एंड इकोनॉमी का इन जनरल ग्रोथ प्रॉपर रहेगा। तो इसके लिए बहुत मेहनत लेनी पड़ती है फ्रॉम फिस्कल साइड ऑल्सो एंड मॉनेटरी साइड ऑल्सो, ठीक है। फिस्कल एंड मॉनेटरी समझा ना, फिस्कल मतलब गवर्नमेंट एंड मॉनेटरी मतलब RBI, ठीक है। सो अगर SLR की बात करें तो एज पर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 देयर इज बीन अ कैप ऑन SLR एट 40% मैक्स SLR लेके जा सकते हैं। ओके, सो RBI कैन रिड्यूस और इंक्रीज बेसिकली द SLR लिमिट्स एज पर द मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ आवर कंट्री। तो अब भी जनरली जैसे कि 18 है तो SLR 20-25 तक भी जा सकते हैं और नीचे भी लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये SLR का कॉन्सेप्ट था, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं CRR का, ठीक है। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो। It is more specifically a liquidity management tool in order to regulate the money supply in the country's economy. It is basically a portion of bank's deposit, मतलब जो बैंक के पास डिपॉजिट मिलता है दैट बैंक शुड कीप विद RBI इन कैश फॉर्म, ओके, कैश फॉर्म में रखना। तो इसके लिए खास करके ये ज़्यादा अफेक्ट करता है लिक्विडिटी को कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम में, CRR की लिमिट। और दूसरी चीज़ है कि CRR जो डिपॉजिट रखते हो तो CRR डिपॉजिट पे यू डू नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट, ओके। जो आप RBI के पास रखते हो CRR, तो उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता बैंक को।
और अभी अगर देखा जाए तो सीआरआर पे कोई लिमिट्स रखे नहीं गए हैं। पहले लिमिट्स थे, कैप था 20% का और फ्लोर था 3% का, पर अभी वो लिमिट्स रिमूव कर दिए गए हैं बाय अमेंडमेंट इन 2007 ऑन। अभी सीआरआर का कॉन्सेप्ट समझाना, इट इज़ बेसिकली कैश जो बैंक आरबीआई के साथ रखती है। तो सीआरआर बढ़ाया कब जाता है? सीआरआर इज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन बिकॉज वी नीड टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। क्योंकि क्या होता है, जब आप सीआरआर बढ़ाते हो तो जो मनी अवेलेबल है फॉर द लेंडिंग टू द पीपल बाय द बैंक्स, वो बैंक के पास कम हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली उससे मनी सप्लाई कम हो जाता है इकोनॉमी में, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो। अभी तो जनरली 3 to 4% के रेंज में सीआरआर होता है, पर अगर 1991 की बात करें तो वो टाइम 15% था। मतलब जैसे जैसे इन्फ्लेशन उस टाइम पर उतना रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीआरआर को कम ज़्यादा किया जाता है, और एसएलआर को भी ऊपर नीचे किया जाता है एज पर मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री। मतलब आरबीआई रिड्यूसेस सीआरआर इन ऑर्डर टू एक्सपांड द क्रेडिट फॉर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। मतलब सीआरआर जब कम रहेगा, समझो सिर्फ 2 या 3% है, तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा लेंडिंग करने के लिए मनी। ठीक है, तो क्रेडिट ज़्यादा दे सकती है बैंक्स, तो इकोनॉमी की ग्रोथ भी है। और आरबीआई ऑन द अदर साइड इंक्रीजेस सीआरआर, मतलब 3 के जगह पे 10% कर सकती है आरबीआई सीआरआर को व्हेन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ड्यूरिंग रिसेशन। एग्जांपल 2009 में, सॉरी रिसेशन नहीं, इन्फ्लेशन के टाइम पे सीआरआर को बढ़ाया जाता है। ठीक है, टू स्टॉप द इन्फ्लेशन। और रिसेशन के टाइम पे क्या करते हैं सीआरआर को? ड्यूरिंग रिसेशन सीआरआर इज रिड्यूस्ड। ओके, सीआरआर को रिड्यूस करते हैं ताकि क्या हो, एक्सपांशन हो, थोड़ा ज़्यादा पैसा रहे बैंक के पास, बैंक ज़्यादा लेंडिंग करे, लोग ज़्यादा लोन ले, तो बिजनेसेस थोड़े ज़्यादा हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, तो वो और डिमांड सप्लाई जनरेट हो और इकोनॉमी प्रॉपरली चले। ठीक है, तो रिसेशन के टाइम पे सीआरआर रिड्यूस होता है, और जब नॉर्मल आ जाते हैं और फिर ऊपर जाते हैं, फिर इन्फ्लेशन अगर आ गया तो सीआरआर को वापस बढ़ाया जाता है टू स्टॉप द इन्फ्लेशन। ओके, ठीक है, मतलब इन ऑर्डर टू ड्रेन एक्सेस लिक्विडिटी वगैरह। जो लिक्विडिटी अगर ज़्यादा हो गई, कम हो गई, तो उसको कितना कैश रहे मार्केट में, उसको मैनेज करने के लिए आरबीआई यूजेस सीआरआर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब टू इंक्रीज सीआरआर मतलब क्या है? टाइटनिंग द क्रेडिट। ओके, टाइटनिंग पॉलिसी है। एंड टू रिड्यूस द सीआरआर मतलब एक्सपांशनरी पॉलिसी है। आरबीआई एज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल सीआरआर को थोड़ा कम ही यूज़ करती है, मतलब एक्सट्रीम केसेस में यूज़ करती है। इट इज़ यूज्ड इन रिलेटिवली मोर सीरियस टाइम्स। अदरवाइज आरबीआई रिलाइज ऑन उसके बेसिक टूल जैसे कि सिग्नलिंग द इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनमें चेंजेस लाना। ओके, टू कंडीशन द ओएमओ, मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस फॉर मैनेजिंग द लिक्विडिटी इन द कंट्री। ओके, मतलब इन द कंट्रीज इकोनॉमिक सिस्टम। तो इनसे अगर मैनेज ना हो तो फिर एसएलआर और सीआरआर की तरफ आरबीआई बढ़ती है, इनको मैनेज करने की तरफ। मतलब बेसिकली पहले पॉलिसी रेट को मैनेज करते हैं, अगर नहीं हुआ उससे भी मैनेज तो सीआरआर एसएलआर की तरफ जाते हैं। ठीक है, फिर आगे इंक्रीमेंटल सीआरआर के बारे में देखते हैं। देखो बेसिकली इसके अंडर कॉन्सेप्ट है टू मेंटेन सीआरआर ऑफ 100%। एग्जाम्पल क्या है, ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन हम लोग ने ऐसा किया था कि 100% जो कैश था वो आरबीआई ने अपने अंडर ले लिया था, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन हो गया था नोट्स का, एंड फिर नए नोट्स आए थे बाहर। तो ये एक अनदर सप्लीमेंट्री मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। ओके, सो बेसिकली अप्लाइंग इंक्रीमेंटल सीआरआर इज अ टेम्पररी मेजर यूज्ड बाय आरबीआई। फिर
अभी एस एल आर एंड सी आर आर में समझ गया ना डिफरेंस. एस एल आर इज काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म, सी आर आर इज शॉर्ट एंड मीडियम टर्म. एस एल आर पे it enables the bank to earn money, okay, SLR पे, while CRR पे you earn no interest. SLR में basically money is held in government security and it is kept with banks themselves, while CRR के अंदर it is maintained in cash form and it is kept with central bank. ठीक है, SLR पे आप थोड़ा सा इंटरेस्ट कमा सकते हो, CRR पे you earn no interest. ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं OMO. OMO मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस. दे आर बेसिकली अ फ्लेक्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी टूल जहाँ पे आउटराइट सेल एंड परचेसेस होता है ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. इट इज़ बेसिकली डन टू इन्फ्लुएंस द टोटल वैल्यू ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. सो बेसिकली इसमें क्या होता है, इट डज नॉट चेंज द टोटल स्टॉक ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ विच इज़ देयर इन द इकोनॉमी, बट इट जस्ट चेंजेस द proportion of the stock which is held by RBI and the bank. तो ये दोनों में जो परसेंटेज proportion है ना कि दोनों के पास कितना है, उसमें थोड़ा सा changes it allows, but it does not change the total value in the economy. मतलब बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट किनके साथ भी जिनके साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का proportion रखा जा सकता है with respect to RBI. मतलब how much securities are held by either banks and financial institutions on one side and RBI on one side. तो ये सिंपल भाषा में मीनिंग था. जब बैंक्स ना when they purchase government security, ओके नहीं देखो बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या आता है, आउटराइट परचेस एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है. ओके, so it is done in order to influence the volume of money and the credit available in the economy. So basically जब purchase of government security होता है तब it injects money into the market, therefore there is expansion of credit. and जब sale होता है of securities then it absorbs the liquidity in the market and therefore वहाँ पे shrinkage of credit होता है. ठीक है, तो आगे basically RBI uses two methods फॉर टू कंट्रोल द मनी सप्लाई. तो इसमें होते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. ओके, तो क्वालिटेटिव में क्या आता है, बेसिकली टू कंट्रोल द यूजेस फॉर विच द बैंक क्रेडिट इज डायरेक्टेड. दिस इज डन इन ऑर्डर टू करेक्ट द क्रेडिट का इनइक्वालिटी. अगर कोई सेक्टर में बहुत ज़्यादा जा रहा है, कोई सेक्टर में कम जा रहा है, तो वहाँ पे समझो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट वगैरह वी कैन यूज़. तो दैट कम्स अंडर मॉनेटरी पॉलिसी. It is basically a selective method as it restricts a credit for one sector and then expands credit for another sector. As I said, priority sector lending का example याद रखना है यहाँ पे. फिर यहाँ पे tools used are example है margin requirement. तो इसमें क्या होता है, lending is done to certain sector by keeping aside a certain percentage of money for safety, जिसको margin requirement बोलते हैं. मतलब आप वो सेक्टर में डालते हो कि आप सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी साइड में रखोगे इन ऑर्डर टू यू नो कीप योर सेल्फ सेफ. सो इट कैन बेसिकली हर्ट द बैंक्स विथ ब्लॉक्ड फंड्स. तो वो सेक्टर की वजह से थोड़े से ब्लॉक्ड फंड्स टाइप हो जाते, तो वो इशू है. पर वो सेक्टर का मतलब वो सेक्टर में अगर क्राइसिस आए तो सेफ्टी भी रहनी चाहिए, इसके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट है. तो इसके भी रिस्ट्रिक्शन मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर लगा दिए जा सकते हैं. फिर दूसरा है रेशनिंग क्रेडिट. अंडर दिस देर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट टू विच द लोन्स एंड एडवांसेस दैट कैन बी मेड टू अ पर्टिकुलर सेक्टर आर डिटरमाइंड. ओके, सो RBI कैन सेट अप सीलिंग्स on the amount of loans which can be given to a particular sector. This is done in order to check the speculative activities in that sector or discourage hoarding or black money concept here, and also and also to check the credit and its use, मतलब to check the credit is not used for undesirable purpose. ठीक है, तो मतलब एक सेक्टर में एक ही सेक्टर का ग्रोथ हो, मतलब समझो अगर एक सेक्टर बहुत डिमांडिंग है, आजकल IT सेक्टर बहुत अच्छा है, तो आप अगर सारे बैंक्स ने
वहाँ से ग्रोथ मिली है तो आईटी सेक्टर में ही सारा अपना लोन देने लग गए, तो फार्मिंग सेक्टर क्या करेगा या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या करेगा, तो वहाँ पे डाउनफॉल आ जाएगा। अगर वहाँ पे डाउनफॉल आ जाएगा तो इंडिया की इकोनॉमी गिर सकती है। तो ये आरबीआई वहाँ पे सीलिंग्स लगा दी है कि पापा आप एक सेक्टर के लिए कितना लोन दे सकते हो। तो बैंक्स को क्या करना पड़ता है, वो लिमिट पर आने के बाद वो बाद में दूसरे सेक्टर्स को लोन देना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, हर सेक्टर को प्रॉपरली लोन मिलता है और हर सेक्टर का डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो ये भी मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आता है। ठीक है, तो ये सारे सीलिंग्स लिमिट्स डिटरमाइन करना इट कम्स अंडर मॉनेटरी पॉलिसी ओनली। तो मतलब ये एक टूल है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। ठीक है, कि एक एफिशिएंट मॉनेटरी पॉलिसी डेवलप हो। और एक सेक्टर मतलब अगर एक सेक्टर ही समझो बहुत बड़ा हो गया और वहाँ पे ही क्राइसिस आ गया तो पूरा इकोनॉमी गिर जा सकता है। तो वो सबसे बचाने के लिए ये सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं कि बाबा सब सेक्टर में इक्वली थोड़ा सा क्रेडिट मिले हर सेक्टर को। बेसिकली बूस्टिंग द इकोनॉमी बाय चैनलाइजिंग द फ्लो ऑफ क्रेडिटिंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये हो गया एक और टूल। अभी नेक्स्ट टूल है मॉरल सुएशन मेथड। ओके, इट इज़ बेसिकली अ परसुएशन मेजर बाय द सेंट्रल बैंक डन इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस एंड समटाइम्स प्रेशराइज द बैंक्स टू अडेयर टू द पॉलिसीज। ओके, इट इंक्लूड्स सम क्लोज डोर मीटिंग्स, सीवियर इंस्पेक्शन किया जा सकता है। एग्जाम्पल, अभी आरबीआई गवर्नर हैड आस्क्ड बैंक्स टू नॉट रेज देयर इंटरेस्ट रेट इवन दो आरबीआई वाज फॉलोइंग अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। तो ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल है, अगर ये मतलब कैसा है कि ये आरबीआई वांट्स कि बैंक्स ने इस तरीके से परफॉर्म करे अपने ड्यूटीज़ को। अगर वो वैसे नहीं कर रहे तो फिर परसुएशन मेथड्स या फिर थोड़ा स्ट्रिक्ट मेजर्स जैसे कि इंस्पेक्शन वगैरह बढ़ाए जा सकते हैं कि बाबा क्यों नहीं सुन रहे, तो उसमें प्रॉपर कोऑर्डियल रिलेशन रहे बैंक्स और आरबीआई के बीच में, उसके लिए भी मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो वो भी बहुत ही सब टॉपिक के अंडर, मतलब इट इज़ अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल ओनली, बट ये काफ़ी सेकेंडरी में आते हैं। मेन तो हम लोग ने पहले देख लिए थे, पॉलिसी रेट, फिर एसएलआर, सीआरआर, वो तो पहले थे, पर बाद में ये एडिशनल है। इस तरीके से भी मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग और एफिशिएंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव में क्वालिटेटिव में आए थे। अभी आगे देखेंगे क्वांटिटेटिव देखेंगे। क्वांटिटेटिव इज बेसिकली डन बाय रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड रेशियोज। अभी इसमें क्या देखने का, ऑलरेडी हम लोग ने पहले ही देख लिया है। तो ये दोनों हो गए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ओके, अभी इतने सारे मेथड्स जो मैं बता रहा हूँ ये सारे, एज आई सेड अगेन एंड अगेन, कि ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है। बहुत सारे टूल्स हैं आरबीआई के पास अलग अलग तरीके से, कि इससे ये वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, रिसेशन कंट्रोल हो, उस हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी को ट्वीक करती है आरबीआई बार बार हर अलग अलग तरीके से। तो इसीलिए इंडियन इकोनॉमी प्रॉपर ग्रोथ पे चल रही है और उसमें प्रॉपर ग्रोथ चलता रहे, इस हिसाब से एफिशिएंटली बार बार डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है आरबीआई को, विच फॉर्म्स द बेसिक मॉनेटरी पॉलिसी। फिर नेक्स्ट है MCLR, मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट्स। ओके, ये पहले दिस कॉन्सेप्ट अर्लियर इट वाज BPLR, मतलब बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। MCLR बेसिकली इज फॉर एफिशिएंट मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन कॉन्सेप्ट, जो मैंने समझाया, मतलब आरबीआई से बैंक, बैंक से इंडिविजुअल्स, इन तक जो, मतलब आरबीआई ने कोई चेंज किया, समझो रेपो रेट वगैरह, तो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट वगैरह चेंज करते हैं, तो इसका इफेक्ट कैसे इंडिविजुअल्स पे पड़ता है जो लोन्स वगैरह लेते हैं। तो ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। तो वो थोड़ा एफिशिएंट बनाने के लिए MCLR का कॉन्सेप्ट है। मतलब इसके अंडर इट एंश्योर्स क्विकर ट्रांसमिशन ऑफ, आरबीआई ने अगर कोई रेट कट्स किया है तो वो इंडिविजुअल बोरोवर्स तक फाइनली पहुँचे, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन क्विकर और एफिशिएंटली हो, इसके लिए MCLR है। अभी MCLR मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, इट बेसिकली रिफर्स टू मिनिमम इंटरेस्ट रेट, ओके,
minimum interest rate below which the financial institutions or banks basically they can't lend below that rate. okay, तो ये एक रेट इंटरेस्ट रेट आरबीआई डिटरमाइन करती है, इसके नीचे यू कैन नॉट लेंड इट टू जिनको लोन लेने का है, एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस ऑब्वियसली। वो गवर्नमेंट के स्कीम्स वगैरह कहीं पे इंटरेस्ट सबवेंशन वगैरह वहाँ पे इट इज़ अलाउड। सो अर्लियर इसके पहले क्या होता था, व्हेन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ना वो क्या करते थे, वो अपने प्राइम कस्टमर्स जो है उनको कम इंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा लोन दे देते थे। मतलब समझो किसी को तो समझो 1000 करोड़ है बैंक के पास लोन देने के लिए, उसमें का कोई एक बड़ा समझो एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, तो वहाँ से रिटर्न मिलने का ये चांसेस ज़्यादा है, इसके लिए उसमें से 8000 उसको ही दे देते थे, तो और कम इंटरेस्ट रेट पे दे देते थे, ठीक है, और बाकी लोगों पर फिर उसका इफ़ेक्ट आ जाता था। तो वो सब सिस्टम को चेंज करने के लिए और सबको इक्वली मिले, हर सेक्टर को, जो लोग बैंक की तरफ आते हैं उनको मिले, इसके लिए वो फिर MCLR का कॉन्सेप्ट आया। फिर मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, मतलब इसमें क्या है, इन नॉर्मल टाइम्स लिक्विडिटी मैनेजमेंट जो है ना इकोनॉमी की, इट इज़ डन थ्रू OMO, मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, मतलब सेल एंड परचेसेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बेसिकली वेयर द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जिसको GSEC बोलते हैं, इट टुक प्लेस एज पर द मार्केट के डिमांड्स। ओके, जो मार्केट के डिमांड्स थे उसके हिसाब से सेलिंग एंड बाइंग होता था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। बट व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इज टू बी ऑब्जॉर्ब्ड, ओके, समझो सिस्टम में की, इकोनॉमिक सिस्टम में की, इट इज़ टू बी ऑब्जॉर्व, देन OMO जो ऑपरेशन है इट बिकम्स लेस एफिशिएंट। एग्जाम्पल आफ्टर डिमोनेटाइजेशन और व्हेन देयर इज हाई इंक्रीज ऑफ फॉरेन करेंसी इनफ्लो, ओके, तो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होने की वजह से एज आई सेड पहले भी कि इन्फ्लेशन या फिर अदर इश्यूज हो सकते हैं, तो MSS का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, मतलब मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स। सो MSS इज बेसिकली अ स्टेरिलाइजेशन एफर्ट ऑफ RBI टू कंट्रोल द ओवर सप्लाई ऑफ रूपी इन द इकोनॉमी। सो बेसिकली क्या होता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में, मतलब बेसिकली एक्सेस मनी आ गया है, एक्सेस लिक्विडिटी आ गया है, देयर इज एन एक्सेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ओके, so here RBI intervenes, okay, here RBI intervenes by selling the government securities, जैसे कि लाइक ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज़, तो वो सब क्या है वो आगे देखे गए मनी मार्केट में। तो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करके RBI यहाँ पे इंटरवीन करता है। सो दिस हेल्प्स इन डूइंग व्हाट, दिस हेल्प्स टू विड्रॉ द एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, ओके। वरना अगर बहुत ज़्यादा करेंसी अवेलेबल होगा, बहुत ज़्यादा पैसा अवेलेबल होगा, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होगा, तो करेंसी की वैल्यू कम हो सकती है, इन्फ्लेशन वगैरह के इश्यूज आ सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। अभी वापस वो सब में बेसिक कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे, आप पहले से सुनते आए हो, 1-2 लेक्चर्स में आपको समझ में आएगा कि किसके वजह से क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ एक्सट्रीम नहीं कर सकते हम लोग, बंद कर दिया तो बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट कर लिया वगैरह, ऐसा नहीं चलता, वो इकोनॉमी को हर्ट करता है। इसीलिए FRBM एक्ट है, ये सब अभी हम लोगों ने जो एक्चुअली यहाँ पे नहीं समझ रहा तो आप वो फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल सिस्टम वाला लेक्चर सुन लो, वहाँ पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्यों हम लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल, हम लोग प्रिंट क्यों नहीं अगर पैसा कम पड़ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट प्रिंट क्यों नहीं कर सकते पैसा, वो हमारे हाथ में है, तो पर वैसा नहीं चलता, वो इकोनॉमी को हर्ट करता है। तो बेसिकली इसका आंसर है कि हम लोग डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि इन्फ्लेशन आ जाएगा, ओके, क्योंकि क्या होएगा कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा। समझो आपके पास अभी 500 की नोट है, आपके पास 5000 की नोट आ जाएगी, तो जो चीज़ पहले 500 में मिलती थी तो वो आप अभी 5000 में खरीदोगे, समझ रहे हो आप।
मतलब एक तो करेंसी की वैल्यू भी गिर जाएगी और ऊपर से देयर विल बी टू मच मनी चेजिंग टू लेस गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, मतलब डिमांड सप्लाई गैप आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, इकोनॉमिक कोलैप्स करेगी। तो ये सारे इश्यूज से भी बच के रहना पड़ता है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। उसमें आते हैं जैसे कि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट का बोरोइंग्स। ओके, मतलब मोर द बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट मोर विल बी द इंटरेस्ट रेट। फिर ग्लोबल ट्रेंड्स तो है ही, ग्लोबल रिसेशन या फिर ग्लोबल स्लोडाउन या फिर ग्लोबल ग्रोथ आएगी, उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे चले जाता है। ठीक है, फिर एनआरआई के जो डिपॉजिट्स है, एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन एनआरआई डिपॉजिट्स आर केप्ट हायर, ओके, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द डॉलर का डिपॉजिट्स इनटू इंडिया। फिर जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है, बिकॉज क्या होता है, द सेम मनी इज इन्वेस्टेड इनटू कमोडिटीज एंड एसेट्स एट दैट टाइम बट इट डज नॉट फेच द सेम रिटर्न्स बिकॉज देयर इज इन्फ्लेशन। एंड उल्टा है, जब आप इंटरेस्ट रेट कम रखते हो तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम हो जाता है, मतलब इट फैसिलिटेट्स इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ। मतलब क्या होता है, वहाँ पे कम इंटरेस्ट रेट है, मतलब कम कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है, देयरफॉर देयर इज़ मोर डिमांड बाय द कंज्यूमर्स फॉर द क्रेडिट। ओके, तो वो मतलब लोन लेंगे एंड फिर वो बाद में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, फिर इकोनॉमी को जनरेट करके आपको रिटर्न भी देंगे। बट वही अगर आपने इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखा तो लोग डरेंगे लोन लेने से, क्योंकि रिटर्न भी इतना ही ज़्यादा देना पड़ता है। फिर आपकी सेविंग्स वगैरह क्या है, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट, मतलब बैंक का सेविंग्स वगैरह, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट बैंक टू बैंक थोड़ा सा ऊपर नीचे डिफर होता है। फिर आगे देखते हैं डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या है। ओके, मतलब डी रेगुलेट करना इंटरेस्ट रेट के ऊपर नीचे होने को। तो एज पर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, इसके डी रेगुलेशन के पीछे जो रैशनल है, मतलब कॉन्सेप्ट है कि आप जो सेंट्रल लेवल से ज़रा डी रेगुलेट कर दो, मतलब आरबीआई लेवल से, तो इससे क्या होगा कि बैंक जो है ना, दे कैन एडजस्ट द रेट क्विकली अकॉर्डिंग टू द मार्केट। अदरवाइज़ अगर सेंट्रलाइज्ड होगा, ज़्यादा रेगुलेशंस हो गए तो बैंक को बहुत लैग लेना पड़ेगा। समझो एक चेंजेस आया पॉलिसी में, रेपो रेट में वगैरह या फिर कुछ में, किसी में भी, कोई भी रेट में, तो बैंक तक पहुँचते पहुँचते इतने सारे रेगुलेशन से गुजर कर उसको बहुत टाइम लगेगा रिफ्लेक्ट करने में। रादर देन आप बैंक के हाथ में दे दोगे और डी रेगुलेशन हो जाएगा, मतलब तो बैंक क्विकली एज पर मार्केट कंडीशंस अपना रेट्स ऊपर नीचे कर सकती है। तो ये मतलब थोड़ा फास्ट प्रोसेस हो जाएगा, इसके लिए डी रेगुलेशन ऑफ का कॉन्सेप्ट आया। फिर देखो जो टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट होते हैं ना, दे आर इधर दो टाइप होते हैं। एक तो होता है फ्लेक्सिबल, मतलब फ्लोटिंग टाइप इंटरेस्ट रेट। ओके, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, इट इज़ बेसिकली लिंक टू द अंडरलाइंग बेंचमार्क रेट, मतलब इट इज़ मोस्टली मार्केट ड्रिवन। एंड दूसरा होता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, फ्लोटिंग एंड दूसरा होता है फिक्स्ड। तो डी रेगुलेशन जो हम लोग ने अभी देखा ना, तो उसमें क्या होता है, बैंक के पास मार्केट के अकॉर्डिंग बैंक चेंज कर सकती है, पर सब कुछ बैंक के हाथ में नहीं है, क्योंकि हम लोग ने पहले देखा था कि आरबीआई यूजेस इस बेसिक मॉनेटरी पॉलिसी टूल जैसे कि सीआरआर एंड रेपो रेट इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द इंटरेस्ट रेट ऑफ द बैंक्स। बट बैंक्स थोड़ा अपने हिसाब से मार्केट के चेंजेस के हिसाब से उतना चेंज कर सकती है, पर उसके ऊपर जो मेन कंट्रोलिंग पावर होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी टूल जो आरबीआई यूज़ करती है, जैसे कि सीआरआर, रेपो, एसएलआर, उस हिसाब से वो एक ब्रैकेट में आता है, एक मतलब एक लेवल तक आरबीआई लाता है बैंक के रेट को, और फिर वहाँ पे बैंक थोड़ा ऊपर नीचे कर सकती है अपने हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, आई मीन मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब नेक्स्ट है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ओके, सो इट इज़ बेसिकली डन इन ऑर्डर टू कीप द इन्फ्लेशन इन अ पर्टिकुलर, इन्फ्लेशन का रेट इन अ पर्टिकुलर रेंज. So both government and RBI agree on convergence between the fiscal and monetary policy here in order to keep the inflation in control. RBI has the responsibility primarily to manage the inflation, and government has the responsibility to make an efficient fiscal policy.
इसमें एग्जांपल होता है गवर्नमेंट के साइड से देयर शुड बी नॉट मोर बोरोइंग और अननेसेसरी बोरोइंग एक्सेट्रा। तो इस हिसाब से क्या होता है, क्योंकि उसका इफेक्ट मॉनेटरी इस पर भी गिरता है, तो फिर अगर गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छी और एफिशिएंट होगी तो इवेंचुअली मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट बनेगी। एंड इसका उल्टा भी ज़रूरी है कि अगर आरबीआई ने अपना मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम अच्छे से रखा तो गवर्नमेंट को भी बाहर से बोरोइंग वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं, अंदर के अंदर ही इन्फ्लेशन वगैरह सब मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये इसके लिए ना जो उर्जित पटेल कमेटी बनी थी इन 2014, it was primarily related to targeting the inflation. So it said that the target of inflation shall be set to 4% and plus minus 2%. Okay, 4% plus minus 2%. And this committee also recommended that the nominal anchor to determine the inflation targeting, यहाँ पे RBI must adopt CPI, मतलब basically CPI के अंडर CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन टारगेटिंग शैल बी डन, मतलब CPI शैल बी यूज रादर देन WPI या फिर एक्सेट्रा एनी अदर थिंग, क्योंकि CPI एज अ मेजर it closely reflects the cost of living, actual cost of living. Okay, so it will be better if you use it for inflation targeting, तो थोड़ा ज़्यादा realistic picture मिलेगा. Okay, also it recommended that the fiscal deficit as a ratio of GDP shall be brought down to nearly 3% only, मतलब it is nearly to the FRBM target. और जो डिसीजन मेकिंग है विथ रिलेशन टू इन्फ्लेशन टारगेटिंग शैल बी डन बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी MPC. ओके, तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी वाज फाउंड अंडर सेक्शन अंडर RBI एक्ट ऑफ 1934 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. फिर the committee basically determines the policy interest rates, basically policy rates, repo rate वगैरह. Okay, which is extremely important in order to achieve the proper inflation target. Basically जो MPC है, it is required to meet at least 4 times in a year, and the quorum for the meeting of the MPC is minimum 4 members. Each member of MPC has one vote. Okay, and in the event of an equality of votes, the governor, RBI governor, has the second or the casting vote. Okay, and once every 6 months the Reserve Bank is required to publish a document called a monetary policy report in order to explain the sources of inflation and the forecast of the inflation for the next 6 to 18 months ahead. तो जो कमिटी है उसके अंदर इम्पोर्टेंट पीपल आर चेयरपर्सन, मतलब चेयरपर्सन इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. फिर देयर इज इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड देन देयर आर 4 मेंबर्स. इन प्री MPC टाइम, मतलब इसके पहले MPC बनने के पहले के टाइम ना, RBI गवर्नर हैड द वीटो पावर. ओके, ओवर द एग्जिस्टिंग एडवाइजरी कमिटी, मतलब सब कुछ RBI गवर्नर के हाथ में था, पर अभी यहाँ पे सेकेंड और कास्टिंग वोट है MPC के अंडर. MPC में बेसिकली देयर आर 6 members. द कमिटी comprises of 6 members. 3 are officials of Reserve Bank of India and 3 are external members nominated by Government of India. इसके लिए मतलब वो एक कॉम्बिनेशन है फिजिकल सिस्टम का एज वेल एज मॉनेटरी सिस्टम का फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग. सो इसमें इम्पोर्टेंट RBI की तरफ से देयर इज गवर्नर ऑफ RBI एंड डेप्यूटी गवर्नर हु एक्ट्स एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी. फिर अगर RBI की बात करें तो RBI इज़ बेसिकली द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. RBI was formed by RBI Act in 1934 on the recommendation of Hilton Young Commission.
It was then nationalized in 1949. RBI has the sole rights to issue the notes of all denominations. Also, under Banking Regulation Act of 1949, RBI can issue regulations. Let's say example, you can't lend to a particular person or a company etc. एग्जाम्पल जो डिफ़ॉल्टर्स वगैरह होते हैं तो उस पर रेगुलेशंस आरबीआई लगा सकता है कि आपको किसी भी बैंक को कि आप इनको नहीं दे सकते पैसा वगैरह, क्योंकि वहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं, एनपीएस का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का इशू वगैरह हो सकता है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज हो सकते हैं। इसके लिए RBI acts as a banker to the government as well as an agent and an advisor to both state government as well as central government. And it issues the government bonds and also manages the public debt, manages the WMA, ways and means advances to government. फिर it is the banker to the banks also, okay, as because scheduled banks can borrow from RBI on eligible government securities, या फिर अगर वहाँ पे नहीं हो रहा सिक्योरिटीज़ में, SLR CRR में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर अदर मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स भी है जो हम लोग ने पहले देख लिया है। सो बेसिकली RBI के हाथ में इट इज़ ऑल्सो द कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट विच कैन बी गिवन बाय द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे दोनों चीज़ें होती है जो लोन दे सकते हैं वगैरह। सो RBI इज़ बेसिकली कंट्रोलर ऑफ दैट क्रेडिट, that is it can manage the volume of credit which can be given. फिर RBI से related डॉक्टर रघुराम राजन कमिटी was there on financial sector reforms in 2009. It basically recommended to have a specialized debt management office. फिर RBI basically derives its statutory power to manage the debt of central and state governments from RBI Act 1934. It also it has the power of granting licenses to the banks, also inspection of the banks, and it determines by various regulations the expansion of various banks and branches. मतलब अलग अलग टाइप के ब्रांच बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, RRBs, शेड्यूल्ड बैंक्स, सैलरी एम्प्लॉयर अर्नर्स बैंक, फिर पेमेंट बैंक। तो इन सब का एक्सपेंशन उन पर कौन से सेक्टर में वो जा सकते हैं, कौन से सेक्टर में वो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन से उनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर है, उनके ब्रांचेस कौन से एरिया में कितने होने चाहिए, फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए उनका कितना परसेंटेज होना चाहिए, फिर उनका SLR CRR। तो ये सारी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन या फिर रेगुलेशन या वो सब RBI के हाथ में होता है, एंड फिर उस हिसाब से वो बैंक धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। फिर RBI ऑल्सो हेल्प्स इन सेटिंग अप इंस्टीट्यूशंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय एक्सटेंडिंग वेरियस बैंकिंग सर्विसेज इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया, जैसे कि एग्जांपल इसमें बाय सेटिंग अप ऑफ नाबार्ड, ओके। और फिर अलग अलग चीज़ें, फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है। अभी इसमें बैंकिंग में अभी इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी छोटी छोटी चीज़ बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बैंकिंग का जो लेक्चर है ना अलग से, उसमें ये सब चीज़ें कवर कर लेगी, कौन से अलग अलग टाइप के बैंक्स होते हैं तो उन पर क्या कौन से रिस्ट्रिक्शन रेगुलेशन, वो कौन से एरियाज़ में जा सकते हैं, उन पर कितना कौन से अलग अलग टाइप के रेगुलेशंस होते हैं, SLR CRR के, वो सब आगे देखेंगे। फिर इट ऑल्सो कंट्रोल्स RBI ऑल्सो कंट्रोल्स फियाट करेंसी, मतलब अगर कोई फेक करेंसी का इशू हो रहा है वो उस पर, तो वहाँ पे भी रेगुलेशंस लाए जा सकते हैं। पर अभी बिटकॉइन जैसी चीज़ें नहीं आई है उसके अंडर, जैसे कि बिटकॉइन इज़ बेसिकली क्रिप्टो करेंसी, मतलब एक प्राइवेट करेंसी है ना, इसके लिए वो उसके अंडर नहीं आई है। तो वो बिटकॉइन इज़ बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड, बाकी सारे हमारे करेंसी है वो इट इज़ सेंट्रलाइज्ड।
Bitcoin वो peer to peer, it goes through peer to peer through network nodes in the public distribution ledger which are called as blocks. तो इसके लिए उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बिटकॉइन का क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट बना है. ओके, इट बेसिकली इज इट वो मतलब पैसे कैसे जनरेट होते हैं उसमें, इट जनरेट्स रिवॉर्ड्स. ओके, एज अ प्रोसेस ऑफ माइनिंग. ठीक है, मतलब नोड से जब एक नोड से दूसरे नोड तक जाएंगे तो उसमें माइनिंग होगा, तो वहाँ से जो रिवॉर्ड बनेगा वो आपका करेंसी बन जाता है बिटकॉइन में. सो इशू ऐसा है कि बिटकॉइन में भी इन्फ्लेशनरी. ओके, सो इन्फ्लेशन आ सकता है एक साइड से अगर बिटकॉइन भी हमारे करेंसी सिस्टम में घुस गया तो, क्योंकि हमारी करेंसी बाद में नोट्स वगैरह जो है ना वो यूज़ नहीं करेंगे लोग. बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट या फिर बड़े बड़े पेमेंट्स के लिए बिटकॉइन वगैरह यूज़ कर सकते, तो वहाँ पे अभी वैसा टाइम नहीं आया है, तो इसके लिए आरबीआई को पहले से उसको रेगुलेट वगैरह कर देना चाहिए. तो वहाँ पे भी आरबीआई की नज़र है और रेगुलेशन के लिए, तो धीरे धीरे उस पर स्टेप्स लिए जा रहे हैं और आगे फ्यूचर में प्रॉपर एक मैकेनिज्म बन जाएगा. ऑल्सो आरबीआई हैंडल्स द फॉरेक्स रिजर्व्स विच आर नियरली 400 बिलियन US डॉलर्स राइट नाउ, पर वो ऊपर नीचे होते रहते हैं. जनरल स्टैंडर्ड इतना है. सी बेसिकली इंडिया फॉल्स इनटू लार्जली विद इन द मार्केट डिटरमाइंड इकोनॉमी. ओके, मार्केट डिटरमाइंड इकोनॉमी के अंडर आते हैं हम लोग, तो ऊपर नीचे उसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता रहता है. ठीक है, वाइल बेसिकली सेंट्रल बैंक जो है हमारी आरबीआई, इट कंट्रोल सर्टेन टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू वेरियस ऑफ इट्स वेरियस मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स लाइक रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. फिर भी कभी कभी कुछ एक्सटर्नल क्राइसिस वगैरह ऐसे हो जाते हैं कि इकोनॉमी ऊपर नीचे हो जाती है, इन्फ्लेशन आने के चांसेस हो जाते हैं. ठीक है, कुछ लूप्स या फिर कुछ क्रैक्स में से इन्फ्लेशन अंदर आ सकता है. स्टिल FRBM एक्ट जो है हमारा, इट गिव्स हायर ऑटोनॉमी टू आरबीआई ओके टू मैनेज दिस monetary, to keep the monetary stability and also avoid political populism, फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में रहे. इसके लिए कंटिन्यूसली फिजिकल साइड से मतलब गवर्नमेंट के साइड से आरबीआई के साइड से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हमेशा रहना चाहिए. वहाँ पे एक मत रहना चाहिए कि हम बाबा जो पॉलिसीज़ दोनों तरफ से मतलब गवर्नमेंट के साइड से भी और आरबीआई के साइड से जो भी पॉलिसी या फिर डिसीजंस, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं डिसीजंस जो आ रहे हैं वो एक लाइन में होने चाहिए, उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तब जाके कैसे है एक प्रॉपर डायरेक्शन में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. फिर अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट द सरप्लस प्रॉफिट जो है ना जो आरबीआई को होता है, इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर ऑन. आरबीआई बेसिकली अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम OMO ट्रांजैक्शंस, मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गवर्नमेंट स्कीम. तो वो जो ट्रांजैक्शन होता है वहाँ से जो प्रॉफिट होता है वो. फिर दूसरा है फॉरेक्स मार्केट इंटरवेंशन, वहाँ से जो प्रॉफिट होता है वो. फिर तीसरा है बाय कमीशन फॉर मैनेजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट डेट, वहाँ से. ठीक है, फिर एज ए सेड बैंक ऑफ इशू है आरबीआई, मतलब अंडर सेक्शन 22 RBI has the sole right to issue the notes of all denomination. Also, RBI maintains both the gold reserves as well as forex reserves. फिर एक कॉन्सेप्ट है मैनेज्ड फ्लोट का, मतलब इसमें क्या होता है, मैनेज्ड फ्लोट इज बेसिकली अ रेजिम in an international financial environment in which the exchange rates fluctuate from day to day basis. Okay, डे टू डे बेसिस पे एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बट हियर सेंट्रल बैंक्स अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस देयर कंट्रीज एक्सचेंज रेट बाय बाइंग एंड सेलिंग द करेंसीज in order to maintain a certain range of their exchange rate. Okay, so this peg is used as this peg is also called as crawling peg. फिर यही कॉन्सेप्ट डर्टी फ्लोट का भी है, मतलब इट्स अ फ्लोट वेयर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मतलब फ्लोट इसके लिए बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, वेयर कंट्रीज सेंट्रल बैंक ओकेशनली इंटरवीन्स टू चेंज द डायरेक्शन और द पेस ऑफ चेंज ऑफ कंट्रीज करेंसी वैल्यू. ओके,
तो मैनेज फ्लोट, डर्टी फ्लोट सिमिलर कॉन्सेप्ट है। फिर IMF के HDR है, मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स। फिर गोल्ड रिजर्व्स है, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स है। सो ये RBI मैनेज करता है। फिर काफ़ी चेंजेस आए हैं RBI के ऑटोनॉमी में। RBI को ऑटोनॉमी बहुत चीज़ों में मिली है, जैसे कि पहले एड हॉक टी बिल्स होते थे बट दे वर कन्वर्टेड इनटू WMA वेज एंड मीन एडवांसेस फ्रॉम 1997। फिर FRBM एक्ट में एम्पावरमेंट मिला RBI को, काफ़ी ऑटोनॉमी मिली। फिर RBI अमेंडमेंट एक्ट 2006 में फ्लेक्सिबिलिटी वाज गिवन मोर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पावर ऑफ रिजर्व रेशो मैनेजमेंट्स। और अगर अभी 2021 की बात करें तो फॉरेक्स रिजर्व्स इंडिया के पास नियरली $580 बिलियन है। पर अगर वर्ल्ड में देखो तो चाइना नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर जापान है, नंबर 3 पर स्विट्ज़रलैंड है। ये IMF के टेबल के अनुसार मैंने कहा। फिर स्पेसिफाइड बैंक नोट्स सेसेशन ऑफ लायबिलिटीज एक्ट 2017 था, उसके अंडर क्या था कि इट एनेबल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू राइट ऑफ अनरिटर्न्ड अमाउंट्स, ओके, मतलब जो नोट्स थे आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। तो ये जो रिटर्न ऑफ अमाउंट था ना, इट कैन बी ट्रांसफर टू गवर्नमेंट एज स्पेशल डिविडेंड अंडर दिस एक्ट। फिर हमने अर्निंग देख लिया RBI की। अभी एक्सपेंडिचर कहाँ पे होता है, जैसे कि स्टाफ के लिए होता है। फिर बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो हो जाते हैं उन पर हो जाता है। फिर सुपर एन्युएशन फंड्स मतलब फ्यूचर पेंशन्स वगैरह उनके लिए होता है। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स जो हो रहे हैं वहाँ पे होता है एक्सपेंडिचर। बट स्टिल ये सब पकड़ के जो सरप्लस प्रॉफिट होता है RBI का, इट कैन बी ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 ऑफ RBI एक्ट। और RBI का प्रॉफिट मतलब डिविडेंड जो RBI कमाता है वो पहले हम लोग ने देख लिया, ठीक है। OMO, फॉरेस्ट मार्केट इंटरवेंशन, कमीशन फ्रॉम मैनेजिंग स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डेट। So basically RBI is also considered as national clearing house for banking transaction। और बेसिकली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी ना, तो वहाँ पे RBI एक्ट प्रोहिबिट्स अपॉइंटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड ऑफ एनी MP और MLA और पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पे ऑन द अदर हैंड इट अलाउज एक्सपर्ट्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और बैंकिंग टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको RBI एक्ट अमेंडमेंट से स्टैट्यूटरी बैकिंग है। ऑल्सो इट हैज़ सम बैकिंग फ्रॉम फाइनेंस एक्ट ऑफ 2016। और RBI एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इट हैज़ साइन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट इन February 2015 एंड इट बेसिकली यूजेस द मेजर ऑफ CPI, मतलब हेडलाइन अनएडजस्टेड CPI। फिर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का भी कॉन्सेप्ट है, विच इज़ बेसिकली एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी टूल ऑफ RBI। इट इज़ more of an unconventional monetary policy tool where it is to encourage the lending by the while making it costly for the commercial bank, okay, to hold excess reserves with central bank। अभी क्या होता है कि बहुत बार कमर्शियल बैंक जो है दे डिपॉजिट देयर मनी विद द सेंट्रल बैंक, ओके, तो उससे उनको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा पैसे वहाँ पे रख देंगे तो लिक्विडिटी कम हो जाएगा मार्केट में। तो इसके लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, अगर आपने बहुत ही ज़्यादा पैसे सेंट्रल बैंक के पास रखे हैं तो उस पर वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट लगा देता है, ठीक है, ताकि क्या हो कि बैंक्स वो एक्सेस पैसा सेंट्रल बैंक से अपने पास ले एंड वो लोगों को लेंड करे ताकि इकोनॉमी चलती रहे। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है क्वांटिटेटिव ईजिंग का। दिस इज डन इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी एंड इट इन्वॉल्व्स द सेंट्रल बैंक टू बाय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच इन ऑर्डिनरी टाइम्स वर नॉट एक्सेप्टेड एज OMOs, मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर रहते हैं। इसमें एग्जांपल है हाउसिंग मार्केट सिक्योरिटीज़ एक्सेट्रा। दिस इज एक्चुअली डन व्हेन द कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स जैसे कि रिड्यूसिंग CRR वगैरह इट फेल्स टू क्रिएट सम बिग
पॉजिटिव चेंज, तो फिर वहाँ पे क्वांटिटेटिव ईजिंग वगैरह ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ऑल्सो अगर वो भी नहीं चला तो इट इन्वॉल्व्स प्रिंटिंग फ्रेश करेंसी ऑल्सो, मतलब एकदम ही एक्सट्रीम लास्ट स्टेज आ गई तो, अदरवाइज नहीं तो रिसेशन आ जाएगा और डिप्रेशन आ जाएगा आगे जाके इकोनॉमिक सिस्टम में, मतलब एक लिक्विडिटी ट्रैप बन जाएगा। तो ये लिक्विडिटी ट्रैप से बाहर आने के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा सकता है। सी बेसिकली क्या होता है, जब लिक्विडिटी ट्रैप का सिचुएशन कैसे आ जाता है, देखो एग्जांपल आपने मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट भी कम कर दी, मतलब सीआरआर की रिक्वायरमेंट भी कम कर दी, एसएलआर की रिक्वायरमेंट कम कर दी, तो बैंक के पास बहुत पैसा है लैंड करने के लिए, तो इट कैन स्टिमुलेट द डिमांड। बट क्या होता है, इट डज नॉट वर्क ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड। जब रिसेशन चलता है तो ये वर्कआउट नहीं करता। क्यों? बिकॉज नो वन इज टेकिंग मनी फ्रॉम द बैंक, क्योंकि रिसेशन चल रहा है, रीपेमेंट कैसे करेंगे, वो इशू आ जाता है। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के ये बेसिक टूल्स थोड़े इनफेक्टिव हो जाते हैं, तो लिक्विडिटी ट्रैप आ जाता है। तो एक्सट्रीम केसेस में फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग एंड फिर आगे जाने के आगे बहुत सारे फिर मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं आरबीआई को टू कम आउट ऑफ इट। तो उसमें क्वांटिटेटिव ईजिंग वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होता है, इट लीड्स टू मोर एंड मोर बबल फॉर्मेशन, इकोनॉमिक बबल मतलब क्या होता है कि वो अपने जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा वो राइज कर लेता है उसका वैल्यू। तो बबल जो बनता है ना इकोनॉमी, वो कभी भी फूट सकता है, तो उसको धीरे धीरे कम करना पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़ोर से फूट सकता है। तो इसको बर्स्टिंग ऑफ इकोनॉमिक बबल बोलते हैं। तो वो बहुत ज़ोर से फूटे ना, इसके लिए एक सिस्टम है जिसको टेपर टेंट्रम्स बोलते हैं, मतलब क्लोजिंग डाउन द क्वांटिटेटिव ईजिंग कॉन्सेप्ट इन फेज्ड मैनर, इट इज़ कॉल्ड टेपरिंग। तो इसको टेपर टेंट्रम्स बोलते हैं। सॉरी मतलब हम लोग क्वांटिटेटिव ईजिंग को धीरे धीरे कम करें उसको टेपरिंग बोलते हैं। और जब आप कम करते हो क्वांटिटेटिव ईजिंग को तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट डियरर बन जाते हैं। डियरर मतलब हायर इंटरेस्ट रेट हो जाते हैं, तो फिर लोग बॉन्ड सेल करते हैं, स्टॉक मार्केट गिर सकता है। अगर इकोनॉमिक बबल फूट वगैरह गया वो टाइम पे तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो सकता है, एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो वो जो शॉक्स आते हैं धीरे धीरे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको टेपर टेंट्रम्स बोलते हैं। और धीरे धीरे कम करते जाना क्वांटिटेटिव ईजिंग, उसको बोलते हैं टेपरिंग। ठीक है, तो वो एक करेक्शन था। ये जो मनी सप्लाई जो मैं बोल रहा हूँ, मनी सप्लाई बेसिकली क्या है, मनी सप्लाई इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी। ओके, तो इसमें दो टाइप के मनी याद रखना, एक है नैरो मनी, दूसरा है ब्रॉड मनी। ओके, तो इसमें M1 का मतलब है नैरो मनी। ओके, M1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ करेंसी। तो इसमें बेसिकली जो M1 है ना उसको नैरो मनी बोलते हैं। तो नैरो मनी में क्या क्या आता है, करेंसी विद पब्लिक आता है, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं। ओके, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक। बट इसमें टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स टर्म डिपॉजिट वो नहीं आते हैं, टाइम डिपॉजिट्स वो नहीं आते हैं। फिर हम लोग ब्रॉड मनी की जब बात करते हैं, मतलब M3, उसमें करेंसी विद पब्लिक भी आता है, डिमांड डिपॉजिट्स भी आते हैं, मतलब नैरो मनी M1 के फैक्टर्स आ ही जाते हैं, प्लस इसमें टर्म डिपॉजिट्स भी आते हैं। एग्जाम्पल फिक्स टर्म डिपॉजिट्स, जिसको टाइम डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। और याद रखना जो डिपॉजिट्स होते हैं ना, दे आर बेसिकली बैंक का लायबिलिटीज़। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि उसमें M0, M1, M2, M3, M4 ये सारी चीज़ें आ जाती है, तो वो समझाने लोगों का तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैंने बस ऊपर से आइडिया दी, आप वो कहीं पे भी इंटरनेट से वगैरह भी चेक कर सकते हो, या फिर करंट अफेयर में वगैरह तो आता ही रहता है। फिर याद रखना, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ फॉरेक्स रिजर्व जो इंडिया के पास है। मतलब समझो डॉलर का रेट अप्रिशिएट हो गया, बढ़ गया, तो इससे क्या होगा, जो फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज है वो हमारे लिए थोड़ी ज़्यादा सस्ती हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास फिर डॉलर्स जो हो गया हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व में, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी।
एंड ऑन द अदर हैंड जो डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू डॉलर हमारे रुपये की प्राइस नीचे हो गई है, तो ज़्यादा रुपीज़ लगेंगे वही अमाउंट ऑफ गुड्स लेने के लिए। और उल्टा जब डॉलर वही, जब दूसरे साइड पे जब डॉलर बढ़ेगा जो हम लोग ने पहले देखा, तो वहाँ पे हमको कम डॉलर्स लगेंगे सेम गुड्स एंड सर्विसेज लेने के लिए। फिर बाकी इंस्टीट्यूट्स है जैसे कि इंस्टीट्यूशन है जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, विच इज़ बेसिकली अ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूशनलाइज द स्टेबिलिटी बाय कोऑर्डिनेटिंग विथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। एग्जाम्पल FATF है, ओके। फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि बेसल कमेटी है, उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से वो फॉलो होते हैं। फिर स्विफ्ट मैकेनिज़्म है। फिर अदर मेथड जैसे कि, अच्छा स्विफ्ट मैंने जो बोला ना, इसका एक मतलब उसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ओके। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस है, मैकेनिज़म्स है जो नॉट जस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड भी फॉलो की जाते हैं। तो हम लोग अपने ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इनके थ्रू इंटीग्रेट होते हैं। फिर बेसल नॉर्म्स है, फिर उसके थ्रू हम लोग इंटीग्रेट होते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। तो ये सब भी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट बनते हैं। फिर अदर मेथड्स है जैसे कि टू मैनेज द इकोनॉमी, उसमें आते हैं टू परफॉर्म मैक्रो फाइनेंशियल एनालिसिस। इसमें क्या होता है, इट इज़ बेसिकली अ मेथड ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू इवैल्यूएट द हेल्थ, मतलब वल्नरेबिलिटी और साउंडनेस ऑफ आवर इकोनॉमिक सिस्टम बाय परफॉर्मिंग स्ट्रेस टेस्ट ऑन द इकोनॉमी, by stimulating a kind of prototype crisis and checking the impact on the banking and other financial institutions to determine the banking system's sensitivity and resistance to economic shocks। तो इसके अंदर इसके बेसिस पे हम लोग जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है बैंकिंग का या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में कहाँ पे क्रिटिकल नोड्स है वहाँ पे जहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। फिर डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक्स, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस, वो एक्चुअली बैंकिंग के अंदर नहीं आता। हर एक इंश्योरेंस का देखो बहुत, ये तो मैं थोड़ा इकोनॉमी के अंदर ही, बट बैंकिंग से अलावा भी बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं इंडिया में फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करने के लिए, जैसे कि RBI है बैंक्स के लिए, सेबी है स्टॉक एक्सचेंज वगैरह उसको मैनेज करने के लिए। फिर IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। फिर PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन्स वगैरह को मैनेज करने के लिए। तो ये सारे रेगुलेटर्स है ताकि क्या हो कि कोई भी सेक्टर कोलैप्स ना हो, इसके लिए अलग अलग रेगुलेटर्स रखे इकोनॉमी के अंदर। तो उसमें से एक RBI है जो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करता है, ओके। एंड उसका इट इज़ बेसिकली मतलब उस पर गवर्नमेंट के साइड से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैंडल करती है, ओके। मतलब अगर पॉलिटिकल साइड से देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इम्पॉर्टेंट है रेगुलेशन में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के, जो RBI को भी डायरेक्शंस दे सकती है। क्योंकि क्या है, अभी एग्जांपल वो MPC की जो मैंने बात की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अगर इट फेल्स टू रीच अ स्पेसिफाइड इन्फ्लेशन टारगेट फॉर 3 consecutive quarters, then it has to give a report to the central government explaining the reasons for failure and remedial measures जो it is going to take। क्योंकि इन्फ्लेशन टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इसके पहले बहुत सारे कमिटीज़ ने रेकमेंड किया था, जैसे कि YV रेड्डी कमेटी, देन तारापुर कमेटी, देन इवन रघुराम राजन कमेटी एंड फाइनली उर्जित पटेल कमेटी ने इन चारों, मतलब फाइनली उर्जित पटेल कमेटी के थ्रू हम लोग कंसिडर करते हैं, पर इनसे वो रिकमेंडेशन चल रहा था टू क्रिएट अ प्रॉपर इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, ओके, विच देन फाइनली लेड टू फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अभी कंपटीशन भी इम्पोर्टेंट है, समझो प्राइवेट बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। तो इससे कंपटीशन से क्या होता है कि हमारे से ज़्यादा लेंडिंग हो, इसीलिए बैंक्स थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट अपना कम रखते हैं। नहीं तो समझो अगर एक ही बैंक होता तो वो जो इंटरेस्ट रेट रख देता, मतलब वो हमेशा ज़्यादा ही रखता। अभी तो बैंक को फ़ायदा होता है और इंडिविजुअल जो लोन ले रहे
उनको थोड़ा सा नुकसान होता है। इवन इफ आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते तो भी, बट अभी बहुत सारे बैंक्स हैं तो उनमें कंपटीशन रहता है, तो हर बैंक थोड़ा सा एक दूसरे से कम रखते हैं, तो इसका फ़ायदा फाइनली जो कस्टमर होता है उसको मिलता है। तो ये बेसिकली अच्छी बात है। पर जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो इशू क्या होता है, क्रिटिसिज्म ऐसा है कि जो पीपल हुआ डिपेंडेंट ऑन इंटरेस्ट रेट, मतलब उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा है बैंक में और वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अपना लाइफ जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर दे आर डिपेंडेंट, तो वहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उनको हर्ट होगा वो चीज़, उनको मतलब फाइनेंस उतना नहीं मिलेगा वहाँ से, तो वो एक इशू है, उनको रिटर्न्स नहीं मिलेगा उतना अगर इंटरेस्ट रेट कम रख दिया जाएगा। ठीक है, फिर डिमोनेटाइजेशन तो हम लोगों ने अभी देख लिया। डिमोनेटाइजेशन बेसिकली 8 नवंबर 2016 को हुआ था। इट वाज बाय एन एग्जीक्यूटिव एक्शन, ओके, टू बेसिकली रिट्रैक्ट 500 and 1000 रुपीज़ नोट्स ऑफ महात्मा गांधी सीरीज़, जो प्रीवियस, जो आपको याद होगा प्रीवियस डिनोमिनेशन जो है, तो फिर उसके बाद नए नोट्स हैं, फिर न्यू सीरीज़ आई आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। नियरली डिमोनेटाइजेशन में 99% ऑफ जो कैश थी ऑफ दीज नोट्स इट वाज रिकवर्ड, ऐसा जनरल न्यूज़पेपर डेटा है, तो इसमें अभी जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो डेटा कितना फैक्चुअल है वगैरह उस पर थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। इवन प्रायर टाइम में 1946 1978 में भी थोड़ा सा डिमोनेटाइजेशन टाइप एक्सरसाइज हुए थे 1978 में ड्यूरिंग द जेपी गवर्नमेंट। इट वाज बेसिकली डन टू कॉम्बैट, ये जो डिमोनेटाइजेशन था उसका रैशनल ये था टू कॉम्बैट द इवेजन ऑफ ब्लैक मनी विच इज़ हेल्ड आउटसाइड द फॉर्मल इकोनॉमी, ओके। तो बहुत सारी चीज़ों को फॉर्मल इकोनॉमी में लाना चाहिए, उसके लिए एफर्ट्स डाले गए हैं। ठीक है, अभी प्रॉपरली बहुत ज़्यादा समझ लिया मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम को हम लोग ने। आई होप बेसिक आपको समझ गया। एक साइड से फिस्कल पॉलिसी सिस्टम है, ओके, तो वो हम लोग ने अलग लेक्चर में कवर किया है, और ये लेक्चर में हम लोग ने मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम को कवर किया। ये दोनों मिलके हमारे इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखने की कोशिश करते हैं और ग्रोथ की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इनमें ये दोनों अलग अलग जो टूल्स यूज़ करते हैं वो हम लोग ने देखा। वो टाइम पे अपना एक एक टूल्स यूज़ करते रहते जैसे जैसे इकोनॉमी की डिमांड है उस तरीके से, और इकोनॉमी को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं और ग्रोथ की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है।